तभी तो दुनिया के 26 कॉर्पोरेट कंपनियों के पास दुनिया को निचली गरीब आधी आबादी से ज्यादा धन इकट्ठा हो चुका है। भारत के निचले 50% आबादी के पास इतना धन है कि केवल 9 अरबपतियों के पास है, जबकि भारत की 1% धनवान आबादी के पास देश की 52% हिस्सा जो है वो 1% के पास है। ये दुनिया के कॉर्पोरेट कंपनियां मुनाफे के लिए सब कुछ यूज करती है, महाशक्तिवाद, राष्ट्रवाद, गुटबाजियां सारा लेकर इस धरती पर समस्त युद्ध सामग्री, रासायनिक, जैविक, परमाणु सहित लड़ाकू विमान, टैंकर, तोप, बंदूकें जो चाहिए वो बनाती है। और रासायनिक जीएम की जो खेती है उसको पूरी तरह से केमिकलाइज खेती, वो औद्योगिक खेती को आगे लाती है और औद्योगिक गलियारों का सर्वनाशी विकास की योजना बनाती है। वो चाहे आपका कोई भी दुनिया का पार्ट हो, सब जगह ये औद्योगिक गलियारे आज वो विकास की एक धुरी के तौर पर काम ले रहे हैं। यही कंपनियां दुनिया के देशों के राष्ट्रीय राजनीतिक लोकतंत्र एवं चुनाव का प्रबंधन अपने पैसों के बल पर राजनीतिक पार्टियों, मीडिया के माध्यम से संपन्न कराती है। ये एजेंडा थोपती है अपने सरकारों के जरिए। राजनीतिक एजेंडा कैसे लाती है कंपनी? वो कंपनी इस तरह से लाती है कि वो पार्टियों को भी कुछ नहीं समझती। आज देखो, अभी बीजेपी का यहाँ सम्मेलन जो जयपुर में चला, उसके अंदर पार्टी से ऊपर प्रधानमंत्री हो गए। प्रधानमंत्री को भाषण, वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ देखो इस तरह से कॉर्पोरेट जो है वो एक व्यक्ति को सर्वोच्च बना करके किस तरह से राजनीतिक पार्टियों को भी अपने एजेंडे के मुताबिक चलाता है। अब ये कंपनियां साम दाम दंड भेद एवं ईवीएम आदि तकनीकी तथा पूंजीवादी समाजशास्त्री धारणाओं के बल पर दुनिया के लोगों का जीवन नियंत्रण में ले चुकी है। अब इनके पास ईवीएम, अब सबको पता है कि घोटाला होता है, पूरी दुनिया में साबित भी हो कि भाई साइबर क्राइम तो होते ही है ना, तो ईवीएम कैसे अछूती रह सकती है? लेकिन इनके पास में सब कुछ है और समाजशास्त्री धारणाएं भी ऐसी बना दी है जो लोगों के दिमागों में फिट बैठा है। याद रहे कि सन 1970 के बाद के इस कॉर्पोरेट विकास ने सन 2018 तक केवल 48 वर्षों में, ये 2018 तक का हिसाब दे रहे हैं, अभी 22 आ गया, हमारे ग्रह जैव विविधता का 52%, अभी कहते हैं 68%, यूएनडीपी के आंकड़ों के मुताबिक 60%, 52% पालतू पशु, 50% समुद्री जीव जीवन और 52% भूमि की लवण क्षमता शक्ति तक का नुकसान कर दिया। ये आंकड़े तो सब पेपरों में आते हैं, हर व्यक्ति इसको देता है, लेकिन वो कहता ये है कि हमने कर दिया, यानी आम आदमी ने कर दिया। वो समझदार से समझदार आदमी इसका विश्लेषण ये कर देता है, वो हमारा विश्लेषण लग नहीं, इसको करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमें जिम्मेदार मानना पड़ेगा। इस प्रकृति विरोधी, मानव विरोधी, जैव जीवन चक्र विरोधी विकास ने हमारी पृथ्वी के समस्त प्राकृतिक संसाधनों को अंतिम सीमा तक निचोड़ डाला है, जिसका प्रमुख उदाहरण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना है। अभी सागर धारा जी ने कहा कि हम 2 लाख अरब टन कितना है उतना कोयला, फॉसिल फ्यूल यूज कर लिए, अब सिर्फ 1 लाख अरब टन ही है ना, यूज करेंगे तो हमारा टेम्परेचर 2 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, धरती का जो रहने लायक नहीं रहेगी। इसका मतलब है धरती को तो खोखली कर दिया, और ग्लोबल वार्मिंग उसी का ही है। आजकल पेपरों में हर जगह आ रहा है, सब मानने लगे हैं। वैज्ञानिक आंकड़े दर्शाते हैं कि औद्योगिक सभ्यता के शुरू से लेकर के 1918 से 2 अरब टन, ये ठीक है 2000 अरब टन जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, कोयला, गैस आदि जलाया जा चुका है, जिसमें वायु प्रदूषण 280 था पहले। ये पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन, यानी मिलियन का मतलब 10 लाख के अंदर उसमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड या जो सीएफसी गैस है 280 पीपीएम, वो 280 से 415 तक पहुंच गई। कितने सालों में? इस पिछले 250 सालों। वैज्ञानिकों के मुताबिक अब हम अगर 1000 अरब टन और फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन जला डालते हैं तो वायु प्रदूषण 450 पीपीएम तक की अंतिम सीमा वैज्ञानिकों ने तय कर दिया कि इसके ऊपर कुछ नहीं, पार हो चुकी होगी, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दहलीज पर जा चुका होगा। ऐसे वक्त में ध्रुवों की बर्फ परत कमजोर पड़ चुकी होगी तथा साइबेरिया में ध्रुवों के पास के इलाकों की परमाफ्रोस्ट एक परत होती है बर्फ की, और इतनी करोड़ों सालों से बनी हुई होती है, इतनी पक्की होती है। यदि वो परमाफ्रोस्ट
यानी बर्फीली पक्की परत हटनी चालू हो गई, जो वैज्ञानिक कह रहे हैं चालू हो गई है, उसके नीचे जो मीथेन निकलेगी और बहुत सारे वायरस निकलेंगे, तो वो निकलना शुरू हो चुका होगा ये 2 डिग्री आते ही, तब पृथ्वी पर जीवन का बने रहना नामुमकिन होगा। ऐसी परिस्थिति में मैं और आप तथा समस्त पृथ्वीवासी क्या सोच बनाएं, क्या करें, कैसे संगठन बनाएं, यानी क्या कार्यक्रम एजेंडा इख्तियार करें। एक तो ये एक हाथ खड़े कर दो कि भाई जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। बहुत सारे कहते हैं यार मरेंगे, सारे ही मरेंगे, फिर तो कोई चिंता ही नहीं है। और एक ये है कि संभावना प्रकृति और मानव के बीच में हमेशा मानव समाज ने इसका रास्ता भी खोजा है, क्यों वो कह रहा है उसके पास दिमाग है तो उसने उसको यूज भी किया है और अच्छी बातों के लिए। तो मैं होप के साथ ये कह रहा हूं कि जो एजेंडा उनका एजेंडा है, उसके बजाय यदि हम अपना एजेंडा बनाएंगे तो आगे की स्थिति को हम सुधार सकते हैं। अभी सारी खिड़कियां बंद नहीं हुई है, लास्ट खिड़की अभी है। प्रथम हम सब पृथ्वीवासी पक्का सोच बनाए कि इस ग्रह के पर्यावरण को मानव सहित समस्त जीव जगत, जीवों एवं वनस्पति के लिए मुफीद बनाए रखें, बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है। जैसे अभी राय साहब ने बताया था पहले कि यदि वो जंगल हट गया तो वहां के रहने वाले लोग हैं वो कैसे वहां जिएंगे, और पूरी दुनिया के लोग कैसे जिएंगे यदि पूरी दुनिया का जंगलात का ये हालत हो जाएगी। साधारण शब्दों में, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, यानी पृथ्वी के जीवन और उसके पर्यावरण को बनाए बगैर हम मानव नहीं बच सकते। कोई ये सोचता है कि इंसान सबसे सुपीरियर, ये बच जाएगा बाकी जीव खत्म हो जाएंगे, वो कल्पना नहीं कर सकता। हम पृथ्वी के मालिक यानी सर्वोपरि नहीं है, बल्कि हम एक अंग मात्र हैं, हम पार्ट हैं उसके। ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि यार आदमी क्या है, आदमी तो हवा का, मिट्टी का, रोशनी का, फलानार पुतला है। तो इसका मतलब हम उसके प्रकृति के अंग है। हम सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान नियंत्रणकर्ता नहीं, बल्कि एक अलग विशिष्ट गुण वाले जीव मात्र जरूर है। विशिष्ट गुण, ये सोचने की बात है, 2 पैरों पर चलने की बात है, ये एक विशिष्ट गुण है हमारा। जैसे दुनिया का हर जीव या निर्जीव अलग विशिष्टता रखता है, अपने तरीके से मजबूत भी होता है, परंतु कुल मिलाकर उसकी मजबूती दूसरे घटनाक्रम के साथ पूरकता में होती है। यही स्थिति मानव समुदाय की है। मानव समाज का आधार भी प्रकृति, पर्यावरण एवं स्वयं मानव समुदाय की पूरकता में निहित है, नियंत्रण में नहीं। ये बिल्कुल अपन को मानना पड़ेगा, नियंत्रण में नहीं, हम पूरकता में ही जी सकते हैं। द्वितीय, मानव को प्रकृति ने स्पष्ट दोहरे स्वभाव, यानी आदमी क्या है, क्या ये सिर्फ प्राणी है या क्या सिर्फ सामाजिक है या जैव सामाजिक। जैव सामाजिक वाला बनाया, यानी एक तरफ प्रत्येक मनुष्य के लिए जरूरी है कि वह अपना खाना पीना, दवाई, निद्रा लेना, आराम करना इत्यादि जैविक क्रियाएं करे, जबकि अपने औजारों, तकनीकी और ज्ञानार्जन का कार्य सामाजिक तौर पर काम के बंटवारे के पर पूरा करे, आपस का काम का बंटवारा, सोशली बंटवारा। यही कारण है कि आज की दुनिया विश्व स्तर के ज्ञान, विज्ञान एवं तकनीकी का उपयोग अथवा दुरुपयोग करने के लिए लोकल से ग्लोबल स्तर पर एक ही तरह से आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय नियमों को लागू करने के लिए एक विश्व स्तरीय ढांचा व व्यवस्था कायम किए। आज देख लो काम का बंटवारा कैसे हो रहा है, वो पूरी एक विश्व स्तरीय एक कॉर्पोरेट व्यवस्था कायम किए हुए। वर्तमान मानवीय सामाजिक व्यवस्था राष्ट्रीय नहीं बल्कि विश्व स्तरीय। मैं बहुत बार कह जाऊंगा, 1945 का और 2002 में भी बड़ा परिवर्तन आ गया है। 1945 के अंदर जब संयुक्त राष्ट्र बना था उस समय तो ये हुआ था ये राष्ट्रों का संघ, लेकिन आज संयुक्त राष्ट्र खुद इस नतीजे पर पहुंच गया है और यूक्रेन कह रहा है कि ये डिफंक्ट हो गया, कोई काम का ही नहीं रहा है। कहने का ये, मैं यूक्रेन की सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन और सारी जगह साबित हो चुका है कि अब राष्ट्रीय राज्यों का संघ नहीं, राष्ट्रीय राज्य अब अंतरराष्ट्रीय राज्य बन गए, बल्कि उससे भी ऊपर हो गए हैं, एक ही कॉर्पोरेट से संचालित राज्य बन गए। अच्छा, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था राष्ट्रीय नहीं बल्कि विश्व स्तरीय है। तथाकथित राष्ट्रीय व्यवस्था इस विश्व व्यवस्था की उपव्यवस्था अथवा अंग मात्र है। अतः मानव जाति को समस्त प्राकृतिक पर्यावरणीय संसाधनों को जीवन चक्र के उपयोग बनाने के लिए
अपनी विश्व सामाजिक व्यवस्था को प्रकृति मानव केंद्रित एजेंडे पर पुनर्संगठित करने पर हम बार बार क्यों जोर दे रहे हैं? प्रकृति मानव केंद्रित क्या है कि प्रकृति को भी ध्यान रखें, मानव को ध्यान रखें। बहुत सारे कहते हैं कि भी इलेक्शन से हम क्या करेंगे, समाज को ठीक करेंगे। ओके, आपने डेमोक्रेटिक समाज बढ़िया बना लिया, लेकिन प्रकृति का यदि ध्यान नहीं रखा तो वो समाज चलेगा कैसे? इसलिए ये अभी तक किसी भी समाज शास्त्र में या समाज शास्त्रियों ने इस बात को जोड़ा नहीं है कि प्रकृति और मानव का एजेंडा ही प्रमुख एजेंडा है हमारे बचने का, हमारे समाज को बचने का, या व्यक्ति और जीवन को बचने का। बहुत साफ है कि ऐसी प्रकृति मानव केंद्रित व्यवस्था पर्यावरणीय हितों के साथ मानवीय मसलों को जोड़ने वाली एक विश्व व्यवस्था होगी। ये नहीं होगी लोकल, एक विश्व जो पर्यावरणीय और मानवीय आवश्यकता का अनुकूल होगा, ना कि मानवीय लालच अभिमुख। एक विश्व जो बुद्धिमान और सीमा विहीन होगा, कोई सीमाएं नहीं रहेगी। ये जो देशों के झगड़े हैं, ये जो वीजा का सिस्टम है, ये सारा जो है ना, ये सारा खत्म हो जाएगा। एक विश्व जो टिकाई, समता, उत्पादकता, चहुमुखी पारदर्शिता, विकास मॉडल, ये 5 हमारे आधार होगा, जो आय में केवल 1:2 के अंतर को स्वीकृति देगा। हाँ, इसमें कर सकते हो, बहुत सारे 1:5 का पहले प्रपोजल था, लेकिन अब स्थिति ऐसी लग रही है, और श्राफ साहब ने भी लास्ट में कहा कि ऐसी स्थिति लग रही है कि यदि रिवर्सिबल कुछ नहीं हुआ तो 1:2 के अंतर को स्वीकृति देना पड़ेगा। तभी वंचित, गरीब, बेरोजगार आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा एक मूल अधिकार के रूप में सुनिश्चित करेगा, तथा एक विश्व उल्टा चला गया, एक विश्व पर्यावरणीय और मानवीय मूल्यों द्वारा पहचाना जाएगा। व्यवस्थागत परिवर्तन की चाबी यही एजेंडा बन सकता है। मैं एक बार इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसलिए रोक रहा हूं